जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी ही आपके KVS, NVS और UPLT के एग्जाम्स होने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने लास्ट चरम सीमा पे होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। एक बार सेशन को आप सभी लोग अपने साथियों में शेयर करेंगे, जिससे जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं काफी दिनों से। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में MKO का मतलब है। इन सोशियो कल्चरल थ्योरी, व्हाट डज MKO स्टैंड फॉर? मोर knowledgeable other, more known other, maximum knowledge one, my knowledge office। इन सोशियो कल्चरल थ्योरी में पूछा जा रहा है MKO का मतलब क्या होता है। ठीक है, कमेंट करके ये भी बताएंगे कि सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोर नॉलेजेबल अदर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब जो सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है ये वाई गोट्स्की ने दी है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में MKO का अर्थ होता है अधिक जानकार व्यक्ति। ठीक है, जो किसी भी ऐसे शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी को भी क्या करता है, ये संदर्भित करता है जिसका ज्ञान या कौशल स्तर शिक्षार्थी से क्या होता है, अधिक होता है, जो सामाजिक संपर्क और सहायता के माध्यम से जो निकटवर्ती विकास क्षेत्र है, ठीक है, के भीतर उनके विकास का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर वॉलीबॉल टेस्ट किससे संबंधित है? मिलर वॉलीबॉल टेस्ट इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल। तो मिलर वॉलीबॉल टेस्ट बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये संबंधित है साथियों बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रशिक्षण का उपयोग किसमें सुधार के लिए किया जाता है? रिपीटेशन ट्रेनिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव दैट स्पीड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम या फिर ऑल ऑफ द एबव। रिपीटेशन ट्रेनिंग, पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या इंप्रूव करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका स्पीड, एंड्योरेंस के लिए भी किया जाता है, स्ट्रेंथ के लिए और रिएक्शन टाइम। ऑल ऑफ द एबव क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान की अवस्था के तहत
एक ही गति को बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है? The ability to maintain the same speed even under fatigue is called speed endurance, strength endurance, cardiovascular endurance या फिर muscular endurance। जब भी कोई प्लेयर है और थकान उसको हो गई है और उसके तहत अपनी गति को क्या करता है, वो कंटिन्यू मेंटेन करके रखता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? और ये किस में होगा, किस खेल में होगा? जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन के जो भी खेल है, ठीक है, मैराथन हो गई, फुटबॉल हो गया, ठीक है, उसमें गति को क्या करता है, अपने मेंटेन करके रखता है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका क्या, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस इज ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से क्या प्रबंधन के महत्व को प्रतिबिंबित नहीं करता है? ठीक है, नहीं की बात हो रही है। Which of the following process does not reflect the importance of management? Motivation, description, predication या फिर diagnosis? Process does not reflect the importance of management. not की बात हो रही है। वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिस्क्रिप्शन, विवरण को नहीं ये प्रतिबिंबित करता है मैनेजमेंट में, बाकी प्रेरणा को भी करता है, प्रेडिकेशन को भी करता है और डायग्नोसिस को भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकआउट प्रतियोगिता में पहली बाई किसको दी जाती है? इन ए नॉकआउट कंपटीशन हु इज गिवन द फर्स्ट बाई? फर्स्ट टीम ऑफ द टॉप डिवीजन, लास्ट टीम ऑफ द टॉप डिवीजन, फर्स्ट टीम ऑफ द बॉटम डिवीजन, लास्ट टीम ऑफ द बॉटम डिवीजन। बाई कैसे दी जाती होगी सबको मालूम होगा, सभी लोगों ने गेम में स्पोर्ट पढ़ा होगा, जिसमें टूर्नामेंट जरूर पढ़ा होगा। तो पहली बाई किसको दी जाती है? लोअर टीम की लोअर हाफ, लोअर हाफ की लोअर टीम को दी जाती है, ठीक ना। दूसरी बाई किसको दी जाती है? अपर हाफ की अपर टीम को, ठीक ना। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज दैट 9 टीम है, तो कुल कितनी बाई जाएगा? 2 की पावर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मतलब 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, 7 बाई दी जाएगी, कितने हो जाएगा? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक ना। ऊपर की तरफ कितनी टीमें रहेंगी? 5 टीम, नीचे 4 टीम। तो पहली बाई दी जाएगी जो लोअर टीम को दी जाएगी B1, दूसरी बाई जो दी जाएगी B2, तीसरी बाई लोअर हाफ की अपर टीम को B4, चौथी बाई जो दी जाएगी B5 अपर हाफ की लोअर टीम को B5, फिर उसी क्रम में दी जाएगी जैसे हम पहली बार दिए थे। छठी बाई किसको दी जाएगी? लोअर हाफ की लोअर टीम को, मतलब पहली बाई तो हमने इसको दी दी, अब जो छठवीं बाई होगी ये इसको दी जाएगी 8 नंबर टीम को, फिर उसी क्रम में नेक्स्ट B7। टोटल कितनी बाई हो गई? 7 बाई हो गई, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट जिस टीम को बाई दी जाती है वो टीम पहले राउंड में नहीं खेलती है, ठीक ना। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, लोअर हाफ की लोअर टीम को।
एंटी टोबैगो दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज एंटी टोबैको डे सेलिब्रेटेड? 2 मई, 31 मई, 26 मई या फिर 28 दिसंबर? 2 मई, 31 मई, 26 सितंबर या फिर 28 दिसंबर? कब मनाया जाता है? अच्छा, जितने भी साथी हैं अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। डेली आपकी क्लास 6 AM पे होती है, ठीक ना? तो एक बार चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे जो भी आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक ना? चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? 31 मई इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आसन को धनुष मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है? विच आसन इज आल्सो नोन एज द बो पोज? धनुरासन, चक्रासन, हलासन या फिर शवासन? किस आसन को धनुष मुद्रा मतलब धनुष की तरह कौन सा आसन किया जाता है? तो धनुष की तरह जो आसन किया जाता है उसे धनुरासन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, एफर्ट किसके बीच में होता है? एफर्ट लाइज बिटवीन फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर या फिर फोर्थ क्लास लीवर? एफर्ट किसके बीच में होता है? लीवर से श्योर है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्लास लीवर, ठीक है? क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में आना है आना। एक क्वेश्चन तो बनता है एवरी एग्जाम में, ये चीज याद रखेंगे सभी लोग, ठीक ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कल्पना क्षेत्र के चारों ओर बॉडी की रोटेशन क्या कहलाती है? व्हाट इज द रोटेशन ऑफ ए बॉडी अराउंड इट्स इमेजिनरी स्फीयर कॉल्ड? ड्रैग, स्पिन, ट्यूबुलेंस या फिर प्रोजेक्टाइल? अच्छा, जितने भी साथी नए हैं, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोग कुछ साथी नए हैं, तो आपका मेजर गेम क्या है और आप किस स्टेट से हैं? एक बार कमेंट करके बताएंगे, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना? जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो हम आप तक, आपके स्टेट की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे साथियों। और टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं साथियों, ठीक है? तो ये कहलाती है साथियों स्पिन, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रैक्चर में हमारे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? इन विच फ्रैक्चर आवर इंटरनल ऑर्गन गेट डैमेज? कंपाउंड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर,
कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर या फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कौन सा ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें हमारे अंग आपस में मतलब वो बाहर नहीं निकलते, अंदर ही अंदर क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक ना। वेरी गुड। तो जितने भी साथी राइट आंसर दे रहे हैं क्या, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर राइट आंसर हो जाएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका आंसर गलत हो जाएगा तो हम सुधार कर देंगे, लेकिन एग्जाम में गलत हो जाएगा तो हम नहीं सुधार कर पाएंगे। वहां पे तो एग्जामिनर ही उसको गलत या सही जो भी आपने किया है उसको मान के चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा। यहाँ पे कंपटीशन के लेवल को और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क से विभिन्न शरीर के अंगों और मांसपेशियों को आवेग किसके द्वारा भेजे जाते हैं। इम्पल्स आर सेंट फ्रॉम द ब्रेन टू वेरियस बॉडी पार्ट एंड मसल्स थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। मस्तिष्क से भीतर शरीर के अंगों को, ठीक है, मांसपेशियों को जो इंपल्स भेजे जाते हैं किसके द्वारा भेजे जाते हैं। क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है और इसी में लोग फंसते हैं और गलत कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन मैंने जो दे रखा है, मोटर न्यूरॉन्स भी दे रखा है, सेंसरी भी, और ए एंड बी दोनों दे रखा है। वेरी गुड। तो जितने भी साथी दे रहे हैं क्या राइट आंसर, मोटर न्यूरॉन्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जिन्हें इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, और ये विशेष प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं जो केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियां भी क्या होती है, इसमें शामिल होती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड रक्त किसके द्वारा ढोया जाता है। इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाई आर्टरी के द्वारा, वेन्स के द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा, या फिर आर्टरीज के द्वारा, आर्टियोल्स धमनियां। अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड, ठीक ना। वेरी गुड। सभी लोग आंसर देंगे साथी, जितने भी लोग हैं हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। जितना आप शेयर करेंगे अपने साथियों में, जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे, उतना आप फिजिकल एजुकेशन को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ही है जो सबको आगे लेके जाता है। बाकी कोई अदर सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम जब इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं, जब तक रहते हैं, जहां पे भी जो भी कार्य करते हैं वो फिजिकल एजुकेशन की ही देन है। बाकी सब अनदर सब्जेक्ट तो बाद में आते हैं, ठीक ना। तो फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं आप सभी लोग, ठीक है। एक बार फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद लिखेंगे सभी लोग कमेंट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेंस इज ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन जो पूछता है अक्सर एग्जाम में, धमनिया और वेंस, ठीक ना, यह हृदय से रक्त को दूर ले जाती है। ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखेंगे, ठीक ना। और वेंस क्या होती है, रक्त को हृदय की ओर लेकर के जाती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक
औसत व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन प्रतिदिन किस अनुपात में लेना चाहिए? ठीक ना? इन व्हाट रेशियो शुड एन एवरेज पर्सन टेक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन डेली? 1:1:1, 4:9:4, 4:4:1 या फिर 4:1:1? ठीक ना? वेरी गुड। सबके बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं, जितने भी साथी हैं मैं देख पा रहा हूं। ठीक ना? ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इसी अनुपात में डेली लेना चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो ये 40 से 45 टू 65% किसके लिए यूज होते हैं? तो मुख्य ऊर्जा के ये स्रोत होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? 10 से 35% की इसकी आवश्यकता होती है। इसका क्या क्या होता है? मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए होते हैं। वसा जो होती है फैट, ठीक ना, 20 से 35% हार्मोन और कोशिकाओं के लिए ये यूज किए जाते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी पाई जाती है, प्रोटीन से और फैट से? ये भी क्वेश्चन पूछता है और कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक के छल्ले पहली बार किस ओलंपिक में जोड़े गए? इन विच ओलंपिक्स वेयर द ओलंपिक रिंग्स फर्स्ट एट? 1924, 1908 या फिर 1920 या फिर 1912? ओलंपिक के छल्ले पहली बार किस ओलंपिक में जोड़े गए थे? अच्छा, चैनल पे मैंने बहुत सी वीडियो करा रखी है, कुछ टॉपिक वाइज भी करा रखी है, तो आप उसको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं साथियों। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका रिवीजन फास्ट होगा। अगर आप हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी मैं उसको और कराऊंगा। सभी टॉपिक्स मैंने वीडियो लगभग बना रखी है, धीरे धीरे आपके लिए मैनेजमेंट कर रहा हूँ बेहतर। ठीक ना? अभी मैं जितने भी कंटेंट दे रहा हूँ आपको फ्री दे रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं साथियों। ठीक ना? तो ओलंपिक से भी रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पे, तो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब कमेंट करके नाम भी उसका बता दिया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सबके आंसर 1920 राइट आंसर है। उस ओलंपिक क्या नाम था? तो एटवर्क ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का जन्म कहां हुआ है? वेयर वाज पीवी सिंधु बॉर्न? हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गोवा? कहां पे इनका जन्म हुआ था? और एक चीज और याद रहे कि पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है। इन्होंने कौन से ओलंपिक, इन्होंने 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं और ये पहली इंडिविजुअल ऐसी महिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं और 2 अलग-अलग मेडल जीते हैं। ठीक है, तो 16 ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। 2020 ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? 2016 में इन्होंने कौन सा जीता था? तो सिल्वर। 2020 का जो ओलंपिक था इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो ब्रोंज। ठीक ना? इनका गेम कौन सा था? तो बैडमिंटन था। इनका गेम क्या है? बैडमिंटन है। ठीक ना? अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों, इनका जो जन्म हुआ था यह आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है क्या है? तो पूरा नाम है इनका पुरसला वेंकट सिंधु। ठीक ना? 5 जुलाई
1995 हैदराबाद तेलंगाना, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया? When was the द्रोणाचार्य अवार्ड फर्स्ट गिवन? 1982, 1984, 1985 या फिर 1986? अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात हो रही है तो ये एक चीज याद रखेंगे कि ये किसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, कब से शुरू हुआ, कितनी धनराशि दी जाती है, फर्स्ट किसको दिया गया था, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इसलिए आपको बताते चल रहा हूं कि आप गलतियां न करें और रिवीजन करते चले, और अपने साथ एक कॉपी पेन भी जरूर रखें और उस नोट्स को भी बनाते चलें कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1985 से हुई थी। किसको दिया जाता है? तो ये कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को। आप भी एक कोच बनेंगे लाइफ में अपने, ठीक ना। और जो फर्स्ट टाइम दिया गया था किसको? बालचंद्र भागवत। किस गेम के थे? तो ये रेसलिंग के। ओम प्रकाश ओम प्रकाश भारद्वाज, जिनको किसके लिए दिया गया था? बॉक्सिंग के लिए। ओ एम नाम्बियार को दिया गया था किसके लिए? एथलेटिक्स के लिए ये दिया गया था, इन तीनों लोगों को। तो याद रखेंगे बालचंद्र भागवत किस गेम से थे? रेसलिंग से। ओ एम नाम्बियार किस गेम से? तो बॉक्सिंग से। ओ एम नाम्बियार एथलेटिक्स से। ओम प्रकाश भारद्वाज किससे थे? तो ये बॉक्सिंग से। ठीक है साथियों, मे बी आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक ना। जितने भी गेम है और जितने भी अवार्ड है उनके फर्स्ट और प्रेजेंट में ये नाम जरूर आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओए का पहला महासचिव कौन है? हु इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईओए? सर दोराबजी टाटा, एच.सी. बक, डॉक्टर ए.जी. नेहरन या फिर गुरुदत्त सोढ़ी? एक बार सेशन को शेयर करेंगे आप सभी लोग अपने अपने साथियों में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक ना। तो आईओए कब इस्टेब्लिश हुआ था? कमेंट करेंगे, ठीक ना। इसके पूछा जा रहा है पहले महासचिव, सेक्रेटरी की यहाँ पे बात हो रही है, सेक्रेटरी पूछा जा रहा है। अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए तो कौन होंगे, ठीक ना। तो आईओए की जो स्थापना हुई थी 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे तो डॉक्टर ए.जी. नेहरन थे, इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे। अगर प्रेसिडेंट की बात हो जाए तो कौन होंगे? सर दोराबजी टाटा, अगर प्रेसिडेंट पूछ दिया जाए तो, ठीक ना। और अब कमेंट करके ये बता दीजिए आप सभी लोग कि करंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। करंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है पीटी उषा, ठीक ना, पीटी उषा इनकी प्रेसिडेंट है करंट में, आईओए की, ठीक ना, जिनको क्या कहा जाता है? उड़न परी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लोकप्रिय महाकाव्य इलियड और क्या ओडिसी किसके द्वारा लिखे गए हैं? द पॉपुलर इपिक्स इलियड एंड ओडिसी आर गिवन बाय होमर,
हिपोक्रेटस, जॉन डीबी या फिर जॉन लॉक। इलियड और ओडिसी दो क्या है, ये महाकाव्य है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो अंधे कवि थे, क्या थे? अंधे कवि। ये कौन थे वो? तो होमर। इन्होंने दो महाकाव्य लिखे, इलियड और ओडिसी। ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमर इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, केंद्र में बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द बैडमिंटन नेट एट द सेंटर? 1.52 मीटर, 1.55 मीटर, 1.57 मीटर, 1.60 मीटर। सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे, साइड में नहीं। जो बैडमिंटन का नेट होता है, यहाँ पे सेंटर में बात हो रही है, यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है। अगर फीट में पूछ दिया जाए तो कितनी होगी? साइड में जो होती है नेट की हाइट होती है कितनी? तो 1.52 मीटर होती है। सेंटर में अगर पूछ दिया जाए तो कितनी होती है? 1.55 मीटर। अगर सेंटर में कितनी होती है? 1.52 मीटर होती है, क्योंकि सेंटर में कितना हुआ, जो उसकी रस्सी होती है, थ्रेड होती है, वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो सेंटर में हो गई कितनी? 1.52 मीटर हो जाएगी। अगर किनारे पे पूछ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? तो 1.52 मीटर किनारों पे होगी। ठीक ना। अब इसी के साथ साथ कमेंट करके आप बता दीजिए कि जो सिंगल्स और डबल्स में जो बैडमिंटन का मेजरमेंट कितना होता है? क्वेश्चन फॉर यू। कमेंट करेंगे फटाफट आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड। हाँ, 17 × 44, 20 × 44। ठीक ना। सिंगल्स के लिए कितनी होती है? 17 × 44 और 20 × 44। उदयवीर जी लिख रहे हैं, वेरी गुड उदय भाई, उदयवीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन टेनिस में प्रीमियर अंतरराष्ट्रीय महिला टीम इवेंट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रीमियर इंटरनेशनल वुमेन्स टीम इवेंट इज लॉन टेनिस कॉल्ड? हाइनिकेन कप, फेडरेशन कप, डेविस कप या फिर नन ऑफ द एबव? लॉन टेनिस। तो बात हो रही है यहाँ पे लॉन टेनिस की, इंटरनेशनल प्रीमियम लीग की बात हो रही है। ठीक ना। तो फेडरेशन कप हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फुटबॉल में मध्यांतर कितनी देर का होता है? हाउ लॉन्ग इज हाफ टाइम इन फुटबॉल? 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट्स या फिर नन ऑफ द एबव? फुटबॉल में हाफ टाइम कितना होता है? फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता है, ये चीज याद रखेंगे। फुटबॉल ऐसा गेम है जिसमें कोई टाइम आउट नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, फुटबॉल का टोटल टाइमिंग क्या होता है? पूछता है एग्जाम में आपसे। गोल पोस्ट के बारे में पूछता है, गोल पोस्ट का डायमेंशन कितना होता है? ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 मिनट्स इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
भारतीय हॉकी महासंघ का गठन कब किया गया था? When was the Indian Hockey Federation formed? 1924, 1925, 1926 या फिर 1927? इंडियन हॉकी फेडरेशन कब बनाए? फेडरेशन, इंडियन हॉकी फेडरेशन जो ये बना है तो कब ये 1925 में ये बना है। कब? 7 नवंबर, याद रखेंगे डेट, 7 नवंबर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेल में से किसमें खेल मैदान पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बनाया जाता है? In which of the following games the players field is built from east to west? खो खो, फुटबॉल, फील्ड हॉकी या फिर वॉलीबॉल? पूरब से पश्चिम की दिशा में कौन से ऐसे ग्राउंड है जो बनाए जाते हैं? तो ये बनाया जाता है साथियों खो खो। अच्छा, पूरब से पश्चिम की दिशा में क्यों बनाए जाते हैं? कमेंट करेंगे आप जरा एक बार, पूरब से पश्चिमी दिशा में क्यों नहीं बनाए जाते? उत्तर से दक्षिण भी दिशा में तो बनाए जा सकते हैं। एनीवन कमेंट? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं किसी ने भी कमेंट नहीं किया है। वेरी गुड, लिख रहे हैं। पहला कमेंट आया है हीरा लाल जी का, आया है सनलाइट की वजह से। क्यों? क्योंकि जो होता है हम बैठते हैं और जब बैठते हैं तो एक का फेस इधर होता है और एक का फेस जस्ट अपोजिट एक दूसरे का फेस होता है प्लेयर्स का, तो जिससे क्या होता है सनलाइट हमारे फेस पे न लगे, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ठीक है। सिटिंग पोजीशन, वेरी गुड। चलिए, तो साथियों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। मे बी आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने साथियों में, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम आपको देते रहते हैं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक ना। बिंदास फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद साथियों। ये आपका ही काम है कि फिजिकल एजुकेशन को आप कितना आगे लेकर के जाएंगे, ठीक ना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक ना।